सेल बायोलॉजी के टॉपिक में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हम लोग आकर क्लास को वाइंड अप किए हुए थे, जहाँ पे डिस्कस किया था हम लोगों ने कि मेम्ब्रेन का जो मॉडल दिया गया फ्लूइड में एक मॉडल उसके उसमें दिए गए जो पार्ट हैं और उनके जो केमिकल कंपोजिशन है उनके बारे में हम लोगों ने देख लिया था। और प्रोटीन मींस ग्लाइकोप्रोटीन के फंक्शंस के बारे में भी देख लिया था किस तरीके से होता है। इसके साथ साथ में बाकी जो इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन्स थे उनके बारे में फिगर के हेल्प से समझ लिया था। ये वाले पॉइंट पर आके हम लोग यहाँ पे स्टॉप किए हुए थे कि किस तरीके से जो मतलब मेम्ब्रेन का जो मोज़ेक वाला पार्ट है वो फ्लूइड क्यों है, क्योंकि वहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो केमिकल इंटरेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं वो सब क्या है, आपके नॉन कोवलेंट बॉन्ड हैं। ये वाले पॉइंट पे हम लोगों ने क्या किया था, कल क्लास को वाइंड अप किया हुआ था और इसके बाद का आगे की चीज़ हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जो लोग कल की क्लास में नहीं थे बता दें कि सेल बायोलॉजी में हम लोगों ने पूरा सेल की हिस्ट्री से लेकर के प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स में सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस को कवर किया। देन इसके बाद हम लोग मेम्ब्रेन के मॉडल पर आए और मेम्ब्रेन के मॉडल में फ्लूइड में एक मॉडल के बारे में समझा कि क्या है और फॉस्फोलिपिड का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से मेम्ब्रेन के सारे केमिकल कंपोनेंट एक दूसरे से इंटरैक्ट हैं, कैसे मतलब अरेंजमेंट होता है उनका, और क्या मीन है फ्लूइड मोज़ेक का, उसमें मोज़ेक क्या है और फ्लूइड क्या है, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने लेकर के डिस्कस कर लिया था। फॉस्फोलिपिड के बारे में भी हम लोगों ने देखा था कि बेसिकली उसके पास दो पार्ट है, दैट इज एक है जो कि हाइड्रोफिलिक पार्ट है, इसको क्या आप हेड रीजन के नाम से जानते हैं, दूसरा आपका हाइड्रोफोबिक जो कि टेल रीजन होता है। तो दोनों ही फॉस्फोलिपिड के टेल वाले जो पार्ट्स होते हैं वो इनसाइड में आके अरेंज हो जाते हैं और आउटसाइड में हेड वाले पार्ट होंगे जो कि आपके पोलर होते हैं। प्रोटीन के बारे में भी डिस्कस किया था। तीन टाइप के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, दैट इज इंटीग्रल प्रोटीन होती है जो कि मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होती है, और पेरिफेरल प्रोटीन होती है जो कि मेम्ब्रेन के सरफेस से पाई जाती है, और इसके बाद कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी होती हैं जो कि मेम्ब्रेन को पूरा क्रॉस कर मेम्ब्रेन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। सो यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस कर लिया था। कोई क्लास को जुड़ना चाह रहा? अच्छा, ओके। सो उसमें एक प्रोटीन है जिसको कि दैट इज इंटीग्रल प्रोटीन के नाम से जानते हैं, या इस प्रोटीन को एक और भी नाम देते हैं जिसको आप इंट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। तो इंटीग्रल प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये प्रोटीन वो होती हैं जो कि मेम्ब्रेन के लिपिड के बाई लेयर में क्या होती हैं, एम्बेडेड होती हैं, धसी हुई होती हैं। और इनका जो कल की फिगर में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि ये मान लीजिए आपका फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर है इस तरीके से, और फॉस्फोलिपिड के बाई लेयर के बीच में प्रोटीन्स क्या होती हैं आपकी धसी हुई होती है। तो मान लीजिए ये दोनों जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये भी फॉस्फोलिपिड है, ये भी फॉस्फोलिपिड है। ये इनका हेड वाला पार्ट है जो कि क्या है आपका पोलर पोलर होता है, और ये आउटसाइड में होते हैं। यहाँ पे जो प्रोटीन्स इस तरीके से एम्बेडेड होगा, लाइक एस सपोज मान लीजिए ये आपका प्रोटीन है, यहाँ पे इस तरीके से क्या है, ये एम्बेडेड है, राइट, धसा हुआ है। तो इस प्रोटीन का दो पार्ट होगा, मतलब एक आप देखेंगे अगर सपोज यहाँ से यहाँ तक का, तो ये वाला चूंकि एरिया कैसा है, दैट इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट है। कैसा है? हाइड्रोफोबिक है। मतलब यहाँ पे वो सब प्रोटीन होंगे, वो सब मॉलिक्यूल होंगे जो कि वाटर क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे। तो मैंने कल आपसे सवाल पूछा था कि अगर इस प्रोटीन की बात अगर किया जाए, तो जितना पार्ट आपको ये मेम्ब्रेन में मीन्स लिपिड में धसा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पाए जाने वाले अमीनो एसिड का नेचर और इसके ऊपर में पाए जाने वाले अमीनो एसिड का नेचर क्या होगा, टोटली डिफरेंट होगा। तो कौन होगा यहाँ पे? यहाँ पे वो सब अमीनो एसिड्स होंगे जिनका नेचर कैसा होगा, दैट इज द हाइड्रोफोबिक नेचर के होगा। मतलब वो अमीनो एसिड्स जो कि सॉल्युबल नहीं होंगे वाटर में, मतलब जो कि जिनके पास पोलैरिटी नहीं होगी, वो सारे अमीनो एसिड्स क्या होंगे, यहाँ पे पाए जाएंगे। जबकि अगर ऊपर की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे जितने भी आपके पोलर टाइप के होंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या चाहे नेगेटिव हो, उस टाइप के अमीनो एसिड्स क्या होंगे, यहाँ पे मिलते हैं। तो मतलब आप ये इस स्टेटमेंट से समझते हैं कि जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन में पाए जाने वाले अमीनो एसिड्स यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। उनमें डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है कि जितना पार्ट प्रोटीन का मेम्ब्रेन के अंदर में यहाँ पे ऐसे धसा हुआ रहेगा, इस वाले रीजन पे आपको वो सब अमीनो एसिड्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखेगी जिनका नेचर कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक मीन्स नॉन पोलर होंगे। जबकि अबव वाले पार्ट पे वो आपको दिखाई देंगे जो कि क्या होंगे, पोलर होंगे, मीन्स हाइड्रोफिलिक टाइप के होंगे। तो इस प्रोटीन के हाइड्रोफोबिक पार्ट में और इस लिपिड के हाइड्रोफोबिक पार्ट से यहाँ पे क्या होता है, केमिकल बॉन्ड होते हैं, और ये केमिकल जो बॉन्ड है इसका नाम है दैट इज द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। सो इंटीग्रल प्रोटीन बेसिकली मेम्ब्रेन में लिपिड के हाइड्रोफोबिक पार्ट से प्रोटीन के हाइड्रोफोबिक पार्ट से इंटरैक्ट होता है, जुड़ा हुआ होता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस।
तो जब कभी भी इस प्रोटीन को निकालना होता है, मीन्स यहाँ से अगर रिमूव करना होता है, तो ये वाले बॉन्ड को क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। जब तक आप इस बॉन्ड को ब्रेकआउट नहीं कर पाएंगे, ये प्रोटीन यहाँ से फ्री नहीं हो पाती है। तो सवाल आपसे पूछा जाता है कि प्रोटीन और लिपिड के बीच का इंटरेक्शंस कैसा होता है, उनमें कौन से टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं। तो आप याद रखिए कि प्रोटीन का हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट लिपिड के हाइड्रोफोबिक वाले टेल रीजन से इंटरैक्ट होता है, और वहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो बेसिकली कैसा होगा, दैट इज द हाइड्रोफोबिक बॉन्ड का, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। सो इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ये देखा कि इस किस तरीके से अमीनो एसिड्स का इंटरेक्शन होगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो यहाँ पे जितने भी पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स होंगे वो पाए जाएंगे। लाइक जैसे मैंने कल आपको एक सिंबल देकर के पूछा था कि मान लीजिए यहाँ पे डी है, ए है, के है, एल है, इनमें से कौन सा अमीनो एसिड्स यहाँ पे पाया जाएगा और कौन सा यहाँ पे पाया जाएगा। तो ये आप लोगों ने कल आंसर यहाँ पे दे दिया था कि जैसे एस्पार्टेट है, ग्लूटामेट है, लाइसिन है, आर्जिनिन है, ये सब क्या है आपके, दैट इज चार्ज वाले हैं, मीन्स पोलर वाले हैं। तो उनका अकरेंस कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे आपको दिखाई देगा। और जो आपके विदाउट चार्ज वाले हैं, लाइक एज ल्यूसिन है, तो वो आपको कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, सो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट है, they are very firmly associated with the lipid bilayer and are removable only by the agent that interfere hydrophobic interactions such as detergents, organic solvent and denaturants। मतलब बता रहा है कि इंटीग्रल जो प्रोटीन होती है वो मेम्ब्रेन से काफ़ी अच्छे तरीके से, डेफिनेटली अच्छे तरीके से मतलब इंटरेक्टेड होता है, और इनको रिमूव करना सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाता है कि जो इनके बीच का ये बॉन्ड है हाइड्रोफोबिक वाला, इस बॉन्ड को जब ये कोई कोई भी एजेंट जो कि इसको रिमूव कर पाएगा, तोड़ पाएगा, तब जाकर के आप इनको यहाँ से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो वो कौन कौन से एजेंट हैं, लाइक एज कोई डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट्स का अगर ट्रीटमेंट देंगे तो ये हो सकता है, या ऑर्गेनिक कोई सॉल्वेंट है, लाइक एज ईथर है, इथेनॉल है, एसीटोन है, इन सब से भी हो सकता है, या कोई डीनेचुरेंट है जो कि डीनेचुरेशन की प्रोसेस को करता होगा। उन तीनों, इस तीन टाइप के में से किसी भी एजेंट का ट्रीटमेंट करके आप इंटीग्रल प्रोटीन को मेम्ब्रेन से क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। मतलब इनका एसोसिएशन ठीक ठाक तरीके से होता है, और इनको दैट इज डिसोसिएट करने के लिए इनमें से कोई भी एजेंट को क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं, तब जाकर के इनका क्या होगा, रिमूवल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन। कल की क्लास में आपको बताया था कि मेम्ब्रेन को, मतलब ऐसे प्रोटीन जो कि लिपिड बाई लेयर को क्या करें, पूरी तरीके से क्रॉस कर जाएं एक साइड से दूसरे साइड में। मान लीजिए अगर आपका ये लिपिड का बाई लेयर है और इस बाई लेयर में आपके प्रोटीन्स हैं कोई जो कि पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर जा रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक, मतलब सपोज इस साइड से स्टार्ट हुआ और पूरा यहाँ पर आकर क्या हुआ, इस तरीके से क्रॉस कर गया। तो ऐसे प्रोटीन्स को आप ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन सिर्फ इसका नाम इसलिए हो जाता है क्योंकि मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन होते ये कौन से टाइप के हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। तो एक बारी सवाल ये भी पूछ दिया गया था कि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का कैटेगरी क्या है या क्लास क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। ऐसे नाम देकर के आपसे पूछा जाता है। तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन क्या है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। और कैसा, सबसे ज़्यादा टाइप का पाया जाने वाला मोस्ट अबंडेंट टाइप है इंटीग्रल प्रोटीन का, मतलब मैक्सिमम मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले जो प्रोटीन्स हैं वो कैसे हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन। क्योंकि जो भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन वो होते हैं जो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे थे, जितने भी ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स को एक साइड से दूसरे साइड में ले जाते हैं, वो सब एग्जाम्पल किसके हैं, दैट इज द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के। नेक्स्ट है आपका पेरिफेरल प्रोटीन। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लिपिड का बाइलेयर है, ऐसे इस तरीके से कहाँ पे, सरफेस पे या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे क्या होंगे, अटैच्ड होते हैं। तो ऐसे प्रोटीन्स को आप पेरिफेरल प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन को एक और भी नाम देते हैं, दैट इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का मतलब दैट इज साइड में पाए जाने वाले, बाहर पाए जाने वाले, जबकि इनका नाम क्या होता है, दैट इज द इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन का मतलब जो अंदर में पाए जाते हैं। तो पेरिफेरल प्रोटीन जो कि मेम्ब्रेन के सरफेस पे होंगे, सो they are the associated with the membrane through electrostatic interactions and hydrogen bond with the hydrophilic domains of the integral protein and with the polar head group of the membrane। मतलब जो आपके ये इंटीग्रल प्रोटीन होंगे, इस इंटीग्रल प्रोटीन और यहाँ पे जो लिपिड का आपका हेड ग्रुप है जो कि पोलर वाला पार्ट है, इंटीग्रल प्रोटीन का नेचर कैसा होगा, सॉल्युबल टाइप का, हाइड्रोफिलिक टाइप का। तो ऑब्वियसली इनका इंटरेक्शन किससे होगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट से होगा। तो इस फॉस्फोलिपिड के पार्ट में ये हेड वाला जो पोर्शन है कैसा है, हाइड्रोफिलिक है। तो इस वाले पोर्शन से इनका क्या होता है, इंटरेक्शंस होता है, यहाँ पे बॉन्ड बनते हैं। और ये जो बॉन्ड बनेंगे, ये बॉन्ड कैसे होंगे, दैट इज या तो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे,
और या तो क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। आपको अच्छे तरीके से पता है कि जहाँ पे चार्जेस होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, उनके बीच में बनने वाले जो इंटरेक्शंस होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होते हैं। आपको ये बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस या हाइड्रोजन बॉन्ड का अगर स्ट्रेंथ अगर आप देखेंगे हाइड्रोफोबिक के कंपेरेटिवली, तो कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से स्ट्रांग होगा या हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होंगे, बताइए जरा। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ज़्यादा स्ट्रांग होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पेरिफेरल प्रोटीन का जो एसोसिएशन हो रहा है मेम्ब्रेन में, उनका एसोसिएशन उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि आपका इंटीग्रल प्रोटीन है। तो मतलब इनको निकालना ईजियर है। कोई भी ऐसा एजेंट जो कि हाइड्रोफोबिक बॉन्ड को, सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्ड को या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड को क्या करे, इंटरेक्शंस को डिसोसिएट कर सकता है, वो आसानी से यूज आप उसको कर सकते हैं। तो इनके इंटरेक्शन में और इनके इंटरेक्शन में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? यहाँ पे आपको बताया गया कि इंटीग्रल प्रोटीन के केस में हाइड्रोफोबिक वाला जो पोर्शन होगा वो क्या करता है, इंटरेक्ट होता है बाय द हाइड्रोफोबिक बॉन्ड से। जबकि यहाँ पे इस पेरिफेरल प्रोटीन का जो हाइड्रोफिलिक डोमेन होगा, लिपिड के हेड वाले पोर्शन से जो कि हाइड्रोफिलिक होगा, इनके दोनों बीच में क्या होगा, इंटरेक्शंस होगा। और इन इंटरेक्शंस का नेचर कैसा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस या हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि वीकर फोर्स बोले जाते हैं एज कंपेयर टू द हाइड्रोफोबिक के। सो पेरिफेरल प्रोटीन्स आर व्हाट, दैट इज मेनली इन्वॉल्व इन द सेल सिग्नलिंग। इनका मेन काम क्या होता है, जैसे आपने इनके बारे में जाना कि इनका मेन काम कहाँ पे है, सेल के ट्रांसपोर्टेशन में। मतलब ट्रांसपोर्टेशन में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एज अ ट्रांसपोर्ट के रूप में, मतलब कि पाथवे प्रोवाइड करते हैं। जबकि पेरिफेरल प्रोटीन्स का काम क्या होगा, सेल सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब सेल के कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं, मीन्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो सवाल आपसे इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन से कैसे बन सकता है पॉसिबली, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। लाइक एज व्हाट, आपसे पूछा जा सकता है कि पेरिफेरल प्रोटीन का जो ऐसो मतलब कि इंटरेक्शन सेल मेम्ब्रेन में किससे होता है, किस डोमेन से होता है और किस टाइप का होता है। तो तीनों चीज़ों को आप समझ लीजिए कि इंटीग्रल प्रोटीन का इंटरेक्शंस बेसिकली लिपिड से होगा, लिपिड के हाइड्रोफिलिक वाले पोर्शन मीन्स हेड वाले पोर्शन से होगा, और उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शंस होंगे वो कैसे होंगे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक और हाइड्रोजन। जबकि इंटीग्रल प्रोटीन की अगर बात किया जाएगा तो इंटीग्रल प्रोटीन का इंटरेक्शंस लिपिड के हाइड्रोफोबिक वाले टेल रीजन से होता है, और उस इंटीग्रल प्रोटीन के जो दो पार्ट हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, उनमें से हाइड्रोफोबिक वाला जो डोमेन होगा वो क्या करता है, इंटरेक्ट होता है। और वहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, दैट इज द हाइड्रोफोबिक। तो इंटीग्रल प्रोटीन्स का एसोसिएशन ज़्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू द पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन के एसोसिएशन से। इंटीग्रल प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, और पेरिफेरल प्रोटीन सेल सिग्नल में क्या करता है, इन्वॉल्व होता है, मीन्स हेल्प करता है। Okay, so they can be released by relatively mild treatment that interfere with the electrostatic interactions और break hydrogen bond। इनको निकालने के लिए या इनको रिलीज करने के लिए उतने स्ट्रॉन्ग रीएजेंट की जरूरत नहीं है जितना कि आपको इंटीग्रल प्रोटीन को रिलीज करने के लिए जरूरत पड़ी थी। तो ये कुछ नॉर्मल टाइप के भी एजेंट होंगे जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस को रिमूव कर सकते हैं या हटा सकते हैं। उनसे आसानी से ये वाले प्रोटीन्स क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। जैसे आप अगर आयनिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो आयनिक स्ट्रेंथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड को या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस को डिसरप्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। अ कॉमन यूज एजेंट इज कार्बोनेट एट द हाई पीएच। इसी की मैं बात मैं कर रहा था। आयनिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर आयंस का कंसंट्रेशन आप बढ़ा दीजिए। हाई पीएच हो जाने का मतलब होगा किसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, दैट इज द ओएच आयन का। ये जो ओएच आयन होता है ये नेगेटिव चार्ज रिपेल करता है, जिसकी वजह से वो जो इंटरेक्शंस बन रहा होता है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड में भी आपने क्या देखा था, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का पार्शियल नेगेटिव चार्ज से क्या होता है, इंटरेक्शंस होता है, यही देखा आपने। यही सेम चीज आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी दिखाई देगा। जब एक सेम काइंड के चार्जेस का कंसंट्रेशन अगर बढ़ता है, तो सपोज यहाँ पे ओ एच नेगेटिव है, ओ एच नेगेटिव जब बढ़ेगा तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा, इन सब के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन मतलब रिपल्सन होना शुरू हो जाता है। ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर भागना शुरू कर देते हैं। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी वाला कंडीशन में बनता है। जब तक दो आयंस या दो पार्टिकल या दो एटम या एलिमेंट जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं रहेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ पे नहीं बनेगा। सो दैट्स वाई आयनिक स्ट्रेंथ को चेंज करके आप इन पेरिफेरल प्रोटीन्स को क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट है एम्पोटेरिक प्रोटीन। एम्पोटेरिक प्रोटीन का मतलब क्या मतलब है, जिसका जैसे कि आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ करके आ चुके हैं कि अ, जिनका नेचर एसिड बेस जैसा हो, उससे ही कुछ सिमिलर टाइप का यहाँ पे है, दैट इज एम्पोट्रोपिक प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन जो कि साइटोसॉल में पाए जा रहे हैं और मेम्ब्रेन से क्या हो रहे हैं, एसोसिएट होते हैं। तो एम्पोट्रोपिक प्रोटीन्स आर फाउंड बोथ इन द साइटोसॉल एंड इन द एसोसिएशन विद द मेम्ब्रेन। तो इनका अकरेंस दोनों जगह पे होगा। यहाँ पे एम्फी से मतलब क्या है, जैसे अभी तक जो हमने प्रोटीन्स पढ़ा वो सब मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड थे। एम्फी से मतलब यहाँ पे है डुअल कैरेक्टर। डुअल कैरेक्टर क्या, कि ये मेम्ब्रेन के साथ साथ में साइटोप्लाज्म में भी या साइटोसॉल में भी क्या होंगे, पाए जाएंगे। ऐसे प्रोटीन को हम एम्फी ट्रॉपिक प्रोटीन के नाम से जानते हैं। सो देयर एफिनिटी फॉर मेम्ब्रेन्स रिजल्ट इन सम केसेस फ्रॉम द प्रोटीन्स नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस विद द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और लिपिड। मतलब अगर इनकी एफिनिटी की अगर आप बात करेंगे तो आपको यहाँ पे लिख रखा है कि सम केसेस में देखने को मिला है कि प्रोटीन का नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन हो जाता है मेम्ब्रेन के प्रोटीन और लिपिड वाले पोर्शन से। तो दोनों पार्ट से ये जुड़ सकते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो इनके केसेस में नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस में जो भी इंटरेक्शंस आएगा, जो भी होते हैं उनमें से कोई भी कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन का प्रोटीन से या प्रोटीन का लिपिड से। द रिवर्सिबल एसोसिएशन ऑफ एपिट्रॉपिक प्रोटीन्स विद द मेम्ब्रेन इज रेगुलेटेड। मतलब कि ऑब्वियसली नॉन कोवेलेंट है, तो इसका मतलब इनका जो इंटरेक्शंस होगा वो रिवर्सिबल होगा। मतलब कंडीशंस आने पे ये सेपरेट भी हो जाएंगे, ब्रेक भी हो जाएंगे, फिर से फेवरेबल कंडीशन अगर आएगा तो क्या होंगे, फिर से ये फॉर्म्ड हो जाएंगे। यहाँ पे आपको हाँ, सर सेकंड सेकंड वाला पॉइंट और एक बार बोल दीजिए, वो एम्फोटेरिक प्रोटीन्स का ये जो सेकंड दे पॉइंट आर। आपको बताता है कि एम्फीट्रॉपिक जो प्रोटीन्स होती हैं जो कि साइटोप्लाज्म में पाई जा रही हैं, मेम्ब्रेन पे भी पाई जा रही हैं, इनका एसोसिएशन या एफिनिटी मेम्ब्रेन पे पाए जाने वाले लिपिड या प्रोटीन से दोनों से हो सकता है, और थ्रू द इलेक्ट्रोस्टैटिक नॉन नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस। तो जो ये प्रोटीन होंगी, इन प्रोटीन का इंटरेक्शंस मेम्ब्रेन के प्रोटीन से या मेम्ब्रेन के लिपिड से होगा। किसके थ्रू, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस के थ्रू होगा, जो आपकी एम्फीट्रॉपिक प्रोटीन होंगी। ये इसका मतलब है। ओके सर। ठीक है। ये फिगर आपको यहाँ पे दिखाता है पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में, एम्फीट्रॉपिक प्रोटीन के बारे में और इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में, राइट। सो इंटीग्रल प्रोटीन का आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन है इस तरीके से। और दैट इज हाइड्रोफोबिक डोमेन है। यहाँ पे कोटेड डिटर्जेंट डिटर्जेंट आपको यहाँ पे यूज किया गया, तब जाकर के इनका एसोसिएशन निकला हुआ है। पेरिफेरल प्रोटीन के लिए आप देखिए यहाँ पे पीएच में चेंजेस किया गया, चिलेटिंग एजेंट है लाइक एज यूरिया, इन सब का नाम आप याद रखिएगा। लाइक एज पीएच है, कार्बोनेट है और यूरिया है, इनके हेल्प से आयनिक स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ी है, जिसकी वजह से यहाँ पे पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या हो रहे हैं, निकल पा रहे हैं। बाकी ये आपका दिखा रहा है आपको एम्फीट्रॉपिक प्रोटीन्स का, जो कि साइटोप्लाज्म में भी हैं और मेम्ब्रेन में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो इस टाइप के मेम्ब्रेन के में पाए जाने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं उनका अरेंजमेंट होता है और उनके टाइप्स होते हैं। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन का जो टॉपिक है उसमें आपको यही जानने को मिलता है कि मेम्ब्रेन में टिपिकली 3 टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं। नंबर पहला दैट इज इंटीग्रल प्रोटीन, नंबर दूसरा पेरिफेरल प्रोटीन, नंबर तीसरा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। और ये वाला जो आपको अभी ट्रॉपिक बताया गया ये भी। तो हालांकि 3 आपके मेजर हैं, तो उन तीनों के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते रहें और उनका किस तरीके से एसोसिएशन है, क्या उनका ये है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से पता है। ये नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये फॉस्फोलिपिड के टाइप्स हैं, जो कि कल की क्लास में भी आपको दिखाया था। अलग अलग जो लिपिड्स हैं वो किस किस कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं, एक आपको फिगर दिया था। तो ग्लिसरेफॉस्फोलिपिड्स एंड स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स एंड स्टेरॉल्स आर वर्चुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। मतलब इनका जो सॉल्युबिलिटी है, मतलब चूंकि लिपिड है और स्टेरॉल भी आपका क्या है, लिपिड डेरिवेटिव्स होता है, तो इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या होती है, नहीं होती है। व्हेन मिक्स्ड विद द वाटर दे स्पॉन्टेनियसली फॉर्म माइक्रोस्कोपिक लिपिड एग्रीगेट्स। जब कभी भी इन सभी लिपिड्स से बने हुए मॉलिक्यूल्स को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, तो ये लिपिड मॉलिक्यूल अपने आप को क्या करते हैं, एग्रीगेट बना लेते हैं। मतलब मिनिमम से मिनिमम एरिया में अपने आप को अरेंज करने की कोशिश करते हैं, जस्ट बिकॉज कि इनका नेचर कैसा है, हाइड्रोफोबिक है, और वाटर कैसा है, दैट इज द हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रो मतलब वाटर में जाने के बाद ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपने आप को उतने छोटे से छोटे एरिया में अरेंज करते हैं जिसमें कम से कम क्या हो सके, इनका इंटरेक्शन हो सके वाटर मॉलिक्यूल के लिए, ताकि उनकी स्टेबिलिटी ठीक तरीके से बनी रहे। So hydrophobic interactions among lipid molecules provide the thermodynamic driving force for the formation and maintenance of these clusters। जो लिपिड मॉलिक्यूल का वाटर में डिसॉल्व करने के बाद का ये जो एग्रीगेट बन रहा है, उसके पीछे का जो लॉजिक है आपको बताया जा रहा है कि हाइड्रोफोबिक जो इंटरेक्शंस होती है लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में, वही इनको एनर्जी और या फोर्स प्रोवाइड करती है, जिससे कि वो क्लस्टर बना लेते हैं। मीन्स
पास में आकर क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। ओके, तो ये जो एग्रीगेट्स होते हैं इनके कुछ कैटेगरी हैं। नंबर पहला आपको यहाँ पे बताया दैट इज मिसल्स के फॉर्म में। ये भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मिसल्स क्या होते हैं। सो मिसल्स बेसिकली क्या है, दैट इज स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन एनीवेयर फ्रॉम अ फ्यू डोजन टू अ फ्यू थाउजेंड एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल्स, जहाँ पे ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स का अगर वाटर में अगर आप डालते हैं, मीन्स ऐड करते हैं, तो उस टाइम पे बनने वाला ये एक मतलब स्ट्रक्चर है जिसमें कि नंबर मतलब संख्या से लेकर के 1000 नंबर तक आपके क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इस तरीके से अरेंजमेंट होगा कि जितने भी हाइड्रोफोबिक वाले जो पार्ट होंगे वो सब के सब क्या होंगे, इन साइड में चले जाएंगे, और हाइड्रोफिलिक वाले पार्ट क्या होंगे, सब आउटसाइड में आ जाएंगे। सो दीज मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड विद देयर हाइड्रोफोबिक रीजन एग्रीगेट इन द इंटीरियर where water is excluded and their hydrophilic head group at the surface in contact with the water। ये वाला लाइन को लेकर के एमसीक्यूज में ऑप्शंस आपके बनते हैं, इनको लेकर के कि इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। याद रखिए, सिर्फ यही वाली लाइन में चेंजेस किया जाता है, इंटीरियर किया जाएगा या फिर सरफेस किया जाएगा, एक्सटीरियर के नाम से देता है। तो आपको समझना ये है, जैसे मान लीजिए कि कोई फॉस्फोलिपिड है, राइट। तो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा कि ये सभी के सभी जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं अरेंज हो जाएं, इनका हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट क्या हो, अंदर तरफ चला जाए जहाँ पे पानी एकदम ना हो, मीन्स वाटर एकदम ना हो, और बाकी सारे जो आपके हाइड्रोफिलिक वाले पार्ट होंगे वो सब क्या होंगे, सरफेस की तरफ होंगे, जहाँ पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल के कॉन्टेक्ट में होंगे। फिगर अभी आपको थोड़ी देर में देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से होता है। Micelles formation is favored when the cross section area of the head group is greater than that of the side chain। मतलब आपको बता रहा है कि मिसल्स का फॉर्मेशन उस कंडीशंस पे होता है जब आपके फॉस्फोलिपिड का ये जो हेड वाला रीजन है इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो, ज़्यादा हो एज कंपेयर टू द ये असाइल चैन के एरिया से। उस कंडीशंस पे ये मिसल्स का फॉर्मेशन क्या होता है, होना शुरू हो जाता है। ये पॉइंट आपके नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सा कंडीशन फेवर करेगा मिसल्स के फॉर्मेशंस को लेकर के। ठीक है, फिगर अभी आपको देखने को मिलेगा थोड़ी देर के बाद। दूसरा स्ट्रक्चर जो बनेगा जब किसी भी लिपिड मॉलिक्यूल्स को वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा, तो वो क्या है, दैट इज द बाइलेयर है। यहाँ पे आपका मिसल्स था, ये आपका बाइलेयर है। इन विच टू लिपिड मोनोलेयर दैट मीन्स लीफलेट्स फॉर्म अ टू डायमेंशनल शीट। इस तरीके से बनाएंगे। बाइलेयर फॉर्मेशन इज फेवर्ड विद if the cross section area of the head group and the acyl side chains are similar as in the glycerophospholipid। मतलब कि इनका ये वाला एरिया और इनका ये वाला एरिया, दोनों के एरिया का रेशियो क्या हो, बराबर बराबर हो, उस कंडीशंस में बाई लेयर का क्या होगा, फॉर्मेशन होता है। तो मिसल्स फॉर्मेशन के लिए आप याद रखिए, हेड वाले पार्ट का एरिया ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू द टेल वाले के, और जबकि उनके लिए क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये मिसल्स के फॉर्मेशन का है। ये सिंगल लिपिड मॉलिक्यूल्स के एग्रीगेट होने से बनता है। जहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखिए आपको दिखाया जा रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये लिपिड के हेड वाले पार्ट का ये ज़्यादा है। जैसे जिस टाइप से कोन बनता है वैसे एक सिलेंड्रिकल कोन यहाँ पे बन गया है। इसका एरिया कम है, इसका एरिया क्या है, ज़्यादा है। इस कंडीशंस में कौन बनेगा, दैट इज मिसल्स। सो मिसल एक आपका सिंगल फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स का लेयर से बनने वाला चीज है, जहाँ पे ये वाला जो पूरा पार्ट है ये वाटर एक्सक्लूडेड है, मतलब यहाँ पे पानी एकदम नहीं है। और ये वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, दैट इज द हाइड्रोफोबिक रीजन। ब्लू वाला जो पार्ट है वो किसको बता रहा है, हाइड्रोफिलिक रीजन को। ये वाला पार्ट जो होगा वाटर से क्या होगा, कॉन्टेक्ट में होगा, और ये सब वाटर से क्या होंगे, एक्सक्लूडेड होंगे। जबकि अगर आप बाई लेयर की बात अगर करेंगे, तो बाई लेयर में आप देखिए यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, जस्ट लाइक क्या बोल सकते हैं इसको, मैथमेटिक्स में एक शेप आता है, कोई बताए जो लोअर क्लासेस में पढ़ाता है, इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर सा शेप। हाँ, रेक्टेंगुलर है, कीवर्ड शेप। सॉरी, कीवर्ड शेप सर, सिलेंडर, सिलेंडर सर। कीवर्ड शेप है। हाँ, सिलेंडर अप्रोप्रिएट वर्ड हो सकता है। हाँ ठीक है, सिलेंडर में आपको बेस एंड टॉप दोनों आपके क्या है, बराबर बराबर हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो इस तरीके का एसाइल चैन का है और इस तरीके का इसका है, तो ये दोनों एरिया लगभग आपके क्या है, बराबर है। जब ये एरिया बराबर होगा क्रॉस सेक्शन का, तो उस कंडीशंस में फेवर कौन करेगा, बाई लेयर का। इसमें और इसमें फ़र्क है।
बाई लेयर बेसिकली मेम्ब्रेन के जैसा ही आपको दिखाई देगा। यहाँ पे 2 फॉस्फोलिपिड के लेयर होंगे और दोनों फॉस्फोलिपिड लेयर के जो हाइड्रोफोबिक वाले पार्ट होंगे वो क्या होंगे, अंदर में होंगे, और हाइड्रोफिलिक वाले पार्ट कहाँ पे होंगे, दैट इज द आउटसाइड में होंगे। तो इस ये आपकी सिंगल लेयर की दैट मीन्स स्ट्रक्चर है, और ये आपका क्या है, डबल लेयर का है, जस्ट लाइक अ मेम्ब्रेन। तो मतलब डबल लेयर है लिपिड का, और ये क्या सिंगल लेयर है। इसके लिए कंडीशंस ये है कि जो आपका हेड वाला रीजन है उसका एरिया ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू द टेल वाले के, और इसमें आपको दिख रहा है कि जहाँ पे दोनों का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, इक्वल इक्वल है। तो बाई ले मतलब मिसेल्स और बाई लेयर दोनों ये लिपिड का अरेंजमेंट है जब इसको वाटर में क्या किया जाता है, डिजोल्व किया जाता है। तो सो बेसिकली लिपिड मॉलिक्यूल जो कि आपके वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, उनको जब आप वाटर में डिजोल्व करते हैं तो उस कंडीशंस में लिपिड के सारे मॉलिक्यूल अपने आप को क्या करते हैं, मिनिमम से मिनिमम एरिया में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उस टाइम पे बनने वाले क्या है, ये स्ट्रक्चर है। अब जैसे देखें यहाँ पे मिसल से किस तरीके के सवाल बनते हैं। एक तो बनता है सॉल्वेंट से, दे दिया जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स और बाइलेयर। जैसे अगर मान लीजिए आपको दे दिया जाए लाइक एस क्लोरोफॉर्म दे दिया जाए, इसके बाद एसीटोन दे दिया जाए, ईथर दे दिया जाए, और इसके बाद यहाँ पे वाटर दे दिया जाए। आपसे पूछ दिया जाएगा कि इन चारों में से कौन सा सॉल्वेंट है जो कि मिसल्स फॉर्मेशन को या बाइलेयर के फॉर्मेशन को फेवर करता है, या किस सॉल्वेंट में बाइलेयर मिसल्स बन पाएगा। तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, आपके पास इंफॉर्मेशन है कि लिपिड जो है एक बेसिकली कैसा है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, राइट। हाइड्रोफोबिक से मतलब है कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, इसका मतलब ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो सकता है। तो ऊपर के लिखे हुए तीनों जो एग्जांपल्स हैं वो सब क्या हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, राइट। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में लिपिड आसानी से क्या होगा, सॉल्युबल हो जाता है। जबकि वाटर एक कैसा है आपका, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में लिपिड मॉलिक्यूल डिसॉल्व नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन दिए गए 4 ऑप्शंस में से H2O आपका क्या करेगा, फेवर करेगा मिसल्स के फॉर्मेशन को। ना तो क्लोरोफॉर्म करेगा, ना ही एसीटोन करेगा, ना ही ईथर करेगा। ये एग्जांपल में कुछ और भी आपको मिल सकता है, लाइक एज बेंजीन मिल सकता है, लाइक एज मिथेनॉल मिल सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई एग्जांपल आपको मिल सकता है। इन सभी जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होंगे वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिसल्स को या बाई लेयर के फॉर्मेशन को फेवर नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें लिपिड क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। तो कहाँ बनेगा, सिर्फ वाटर में। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। पहला फॉर्मेट तो आपका ये हो गया। दूसरा फॉर्मेट आपका बनता है मिसल्स को लेकर के, किसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। नंबर पहला, जैसे कि आपको दे दिया जाएगा कि हाँ इसके इंटीरियर में वाटर होता है कि नहीं, मतलब क्या पूरी तरीके से वाटर एक्सक्लूडेड होगा या वाटर यहाँ पे होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये पूरा जो एरिया आपको येलोइश दिखाई दे रहा है ये सब वाटर एक्सक्लूडेड है, जबकि ब्लू वाला जो पार्ट है यहाँ पे वाटर क्या होगा, कॉन्टैक्ट में होगा। इसके बाद इंफॉर्मेशन ये है कि लिपिड मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा कि हाइड्रोफोबिक वाले जो पार्ट होंगे वो सब इंटीरियर में होंगे, अंदर की तरफ। हाइड्रोफिलिक वाले पार्ट क्या होंगे, एक्सटीरियर मीन सरफेस की तरफ। यहाँ पे भी सेम वही होगा, लेकिन यहाँ पे लेयर 2 होंगी, यहाँ पे लेयर क्या होगा, सिंगल होगा। सो आई थिंक कि इतनी इंफॉर्मेशन के बाद अगर आपको मिसल्स और बाई लेयर से सवाल अगर बनता है तो आप आसानी से उसको अपना अप्रोच लगा करके या अपने कॉन्सेप्ट को लगा करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो ये भी आपको पता चल गया कि किस कंडीशन में ये बनेगा और क्या यहाँ पे होता है। तीसरा एक स्ट्रक्चर है दैट इज वेसिकल्स के नाम से। यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर्स ये डिफरेंट है। मतलब अभी तक आपने देखा कि अंदर की तरफ में पानी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इन साइड में सेंटर वाले पार्ट पे क्या होगा, वाटर होगा। मतलब यहाँ पे लिपिड का बाई लेयर है, लेकिन लिपिड का बाई लेयर कुछ इस तरीके से है कि एक लेयर का आउटर सरफेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है और दूसरे वाले लेयर का आउटर सरफेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसके सेंटर में आपको क्या दिखाई देगा, वाटर दिखाई देगा। मतलब पानी यहाँ पे कांटेक्ट में है। ये वाला जो येलोइश रीजन है वो सब कैसा है, वाटर एक्सक्लूडेड है। तो वेसिकल्स वो स्ट्रक्चर्स होता है या वो फॉर्म होता है लिपिड मॉलिक्यूल्स का जहाँ पे लिपिड के 2 लेयर तो बनते हैं, मतलब फॉस्फोलिपिड का 2 लेयर तो बनेगा, लेकिन उन लेयर का अरेंजमेंट बाई लेयर से अलग होता है। इस तरीके से कि उसका एक सरफेस जो कि आउटर में होगा, जबकि एक सरफेस कहाँ पे होगा, सेंटर में होगा। और वहाँ पे भी बेसिकली आपको वाटर देखने को मिलेगा, मीन्स वाटर के कॉन्टेक्ट में वो पाया जाएगा। ये फिगर आपको बताता है कि आरबीसी के सेल्स में पाए जाने वाले मेम्ब्रेन पे कौन कौन से लिपिड हैं या कह सकते हैं लिपिड डेरिवेटिव्स मॉलिक्यूल हैं, उनका परसेंटेज कैसा है और किस तरीके से वो हैं। तो आपको जो चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है, लाइक एस देखिए, पहला है
फॉस्फोटिडाइल इथैलामाइन, और उसके बाद फॉस्फोटिडाइल कोलिन, स्किंगोमाइलिन, फॉस्फोटिडाइल सेरीन, फॉस्फोटिडाइल आइनोसिटॉल, फॉस्फोटिडाइल आइनोसिटॉल 4 फॉस्फेट, 4,5 बिसफॉस्फेट एंड फॉस्फोटिडाइलिक एसिड। जो पहली इंफॉर्मेशन तो आपके पास ये हो जाती है कि मेम्ब्रेन में इतने टाइप के लिपिड्स पाए जा रहे हैं, तो कभी कभी तो आपसे सिर्फ यही ऑप्शन ही पूछ देता है कि इनमें से कौन सा लिपिड का एग्जाम्पल मेम्ब्रेन का नहीं है या मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है। दूसरा अब यहाँ पर आते हैं, दे रखा है आपका परसेंट ऑफ द टोटल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, परसेंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मेम्ब्रेन। तो इनर मोनोलेयर और आउटर मोनोलेयर में कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको दिखाया जा रहा है। इस वाले पे थोड़ा सा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। ये वाला जो प्रोटीन मतलब लिपिड आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज़ फॉस्फोटिडाइल आइनोसिटॉल 4 फॉस्फेट। ये आपको सिर्फ इनर वाले पे देखने को मिलता है, आउटर वाले पे देखने को नहीं मिलेगा। जब आप इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको यहीं से चीज़ एक कॉन्सेप्ट में समझ में आएगी कि जो भी सेल्स इन्फेक्टेड हो जाती हैं या जो भी सेल्स आपकी फॉरेन टाइप की होती हैं, उन सेल्स को आपकी बॉडी में पाए जाने वाले एमएचसी मॉलिक्यूल्स कैसे पहचानते हैं, उस पहचानने के पीछे का लॉजिक यही होता है। आपके खुद की सेल्स के सभी मेम्ब्रेन पे ये फॉस्फोटिडाइल आइनोसिटॉल 4 फॉस्फेट इनर मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, जबकि फॉरेन से आने वाली जो सेल्स होती हैं या इन्फेक्टेड जो सेल्स होती हैं इनको भी टारगेट करता है, वहाँ पे ओरिएंटेशन आपको ऐसे बाहर की तरफ देखने को मिलता है, और यही आउटर साइड में प्रेजेंट होना उनके लिए लैंडमार्क होता है। आइडेंटिफाई करते हैं इसी पहचान से कि ये वाली सेल्स नॉर्मल नहीं है, मतलब हमारे काम की नहीं है, इनको क्या करना है, टारगेट करके मार देना है। तो एमएससी मॉलिक्यूल जो कि आपकी बॉडी में सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स को पहचानने का काम करती है, उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए ये काम आता है मॉलिक्यूल, दैट इज फॉस्फोटिडाइल आइनोसिटॉल 4 फॉस्फेट। ठीक है। सो ये फिगर आपको एक आइडिया देगा कि कौन कौन से टाइप के लिपिड्स पाए जाते हैं मेम्ब्रेन में और उनका किस तरीके से दैट इज परसेंटेज का कंट्रीब्यूशन है। ये आपको जो लाइन यहाँ पे बना रखी है ये 0 पॉइंट है, इधर की तरफ आप देख रहे हैं तो ये इनर है और ये क्या आपका आउटर है। इससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सो समरी आपको क्या कहता है, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, आप उसको देख लीजिए। लाइक एज बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स डिफाइन सेलुलर बाउंड्रीज, डिवाइड सेल्स इनटू द डिस्क्रीट कंपार्टमेंट, ऑर्गेनाइज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सीक्वेंसेस एंड इट्स सिग्नल रिसेप्शन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। तो बायोलॉजिकल जो मेम्ब्रेन है उनका कई सारा काम है, सेल की बाउंड्री को डिफाइन करते हैं, सेल को अच्छी तरीके से डिवाइड करने में हेल्प करते हैं, उनके जो कंपार्टमेंट है सबको अलग अलग करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म कराने में काम करते हैं, सिग्नल ट्रांजैक्शन करने में हेल्प करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। ये सारा इनका क्या है, काम है। मेम्ब्रेन्स आर कंपोज्ड ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन्स इन वेरिंग कॉम्बिनेशंस पर्टिकुलरली टू ईच स्पीसीज, सेल टाइप्स एंड ऑर्गेनेल्स। एक ही ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग सेल में, अलग अलग ऑर्गेनेल्स में नंबर ऑफ जो कंसंट्रेशन होगा आपके लिपिड का या प्रोटीन्स का, वो क्या करेगा, वेरी करेगा। ये प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने देख लिया था। ओके और यहाँ पे आपको दिया गया है कि पेरिफेरल प्रोटीन का एज वेल एज इंटीग्रल प्रोटीन का किस तरीके से एसोसिएशन है, जिसके बारे में हम लोग बात करके आ चुके हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स काफ़ी लूजली बॉन्डेड होती है, जबकि इंटीग्रल प्रोटीन्स फैमिली बॉन्डेड होती है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो बेसिकली ये आपकी समरी है मेम्ब्रेन के स्टडी को लेकर के किस तरीके से होता है। मेनी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स स्पैन द बायोलॉजिकल bilayer cell times which with the hydrophobic sequences of about 20 amino acid residues forming transmembrane helices. Multi standard barrels are commonly in integral protein bacterial membrane. बताया जा रहा है कि बहुत सारे आपके मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऐसे होती हैं जो कि मेम्ब्रेन को एक बार नहीं कई बार क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। जैसे आपको सर्पेंटाइन के बारे में बताया था कि 7 टाइम क्या करते हैं, ये पास करते हैं। तो इस तरीके के मेम्ब्रेन प्रोटीन भी पाई जाती हैं जो कि मेम्ब्रेन को मल्टीपल टाइम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। और इनसे बेसिकली बनता क्या है, हेलिक्स, मतलब ट्रांसमेम्ब्रेन का हेलिक्स का फॉर्मेशन हो जाता है और ये सेल सिग्नलिंग में कम्युनिकेट करते हैं और इसके साथ साथ में आपको प्रोटीन का वो स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे कि कोई चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये भी इनका एक अपना अरेंजमेंट है, ओरिएंटेशन है। Tyrosine and tryptophan residues of the transmembrane proteins are commonly found at the lipid water interface। मतलब जहाँ पे लिपिड मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल का इंटरफेस होता है वहाँ पे पाए जाने वाले जो अमीनो एसिड्स हैं वो कौन कौन से हैं, दैट इज टायरोसिन है और ट्रिप्टोफैन है। ये दो आपके अमीनो एसिड्स रिपोर्टेड हैं जो कि इस तरीके के इंटरेक्शंस में देखने को आपको मिलते हैं।
कल भी क्लास में आपको बताया था कि जो लिपिड और प्रोटीन्स पाया जाते हैं, मीन्स लिपिड के बाई लेयर पे जो प्रोटीन्स पाई जाती है, आउटर वाले पे, इनर वाले पे, ये दोनों प्रोटीन्स सिमेट्रिकल नेचर शो करते हैं। मतलब इनका फंक्शन अलग होगा, इनका फंक्शन क्या होगा, अलग होगा। मतलब दोनों अलग अलग प्रोटीन्स अलग अलग फंक्शन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। Okay, so this is all about the membrane protein, membrane compositions and membrane orientation। किस तरीके से membrane का orientation होता है, कैसे कौन कौन से composition है, कौन कौन से chemical components हैं। So आपके सिलेबस का दिया हुआ दो जो टॉपिक था वो खत्म हो गया, सेल मेम्ब्रेन का मॉडल और सेल मेम्ब्रेन के केमिकल कंपोजिशंस और उसमें इन्वॉल्व होने वाले प्रोटीन्स। कम टू द नेक्स्ट, हम लोग अब बात करेंगे दैट इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर के, कि किसी भी सेल्स में कोई भी मॉलिक्यूल्स किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है और उसको ट्रांसपोर्ट होने के लिए कौन कौन से पॉसिबल मेथड होते हैं और किस तरीके से चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, या तो इनसाइड से आउटसाइड में या आउटसाइड से इनसाइड में। दोनों चीज़ों के मूवमेंट को आप ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। कोई भी सेल है, उस सेल्स के मटेरियल का यहाँ से यहाँ की तरफ जाना या यहाँ से यहाँ की तरफ आना, ये दोनों ही आपको क्या कहलाता है, दैट इज द ट्रांसपोर्ट कहलाता है। इसके लिए सिस्टम पाए जाते हैं जिनको कि हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं। लोअर क्लासेस में आप पढ़ करके आ चुके हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे भी आपको पढ़ने को मिलेगा पैसिव एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन और इसके साथ साथ में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, राइट। तो एक्टिव और पैसिव का क्या कॉन्सेप्ट है ये पहले से ही आप जानते हैं, उसको थोड़ा हम लोग यहाँ पे ब्रीफ करेंगे। ये फिगर आपको ये समझने में हेल्प करेगा कि लगभग आपके बॉडी में पाए जाने वाले जो सेल्स होते हैं किन किन रूट से दैट इज कोई भी सॉलिड पार्टिकल को, कोई भी आयंस को, किसी मॉलिक्यूल्स को किस तरीके से क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो नंबर पहला है यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन जहाँ पर आपको मालूम है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है विदाउट किसी एनर्जी के इनपुट का, आसानी से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की तरफ क्या होगा, मूव होगा। इस टाइप के प्रोसेस से कौन कौन जा सकता है, नॉन पोलर कंपाउंड्स ओनली डाउन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जितने भी नॉन पोलर कंपाउंड होंगे सिर्फ और सिर्फ वही इससे जा सकते हैं। और वहाँ पे भी कंडीशन है कि अपने कंसंट्रेशन के डाउन में, मतलब कि हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे एस कोई सोल्यूट है जो कि आउट में है और यहाँ पे क्या है, इन पे होगा। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा, यहाँ पे क्या होगा, लो होगा। और ये सोल्यूट का नेचर कैसा होगा, दैट इज द नॉन पोलर। दूसरा है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ये भी आपका सिंपल डिफ्यूजन या पैसिव डिफ्यूजन का ही टाइप होता है, लेकिन इससे ये डिफर कैसे है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डायरेक्टली मेम्ब्रेन से ही क्रॉस होकर कोई मॉलिक्यूल आ रहा है, देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोटीन। लेकिन फैसिलिटेड डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन्स के थ्रू पास होने के लिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स पाई जाती हैं और उसी स्पेसिफिक प्रोटीन के थ्रू होकर के कोई भी सॉलिड पार्टिकल क्या करेगा, मूव करता है। तो बाकी चीज़ें सेम होती हैं, मतलब यहाँ पे भी बेसिकली आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भी मूवमेंट होगा, कोई एटीपी का यहाँ पे खर्च नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे फर्क इतना है कि जो ये रैंडमली कॉमन हो रहा था, यहाँ पे हर एक टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए स्पेसिफिक क्या होते हैं, आपके ट्रांसपोर्टर्स लगे होते हैं। ट्रांसपोर्टर के थ्रू होकर क्या होता है, यहाँ पे जाता है। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे किसी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब ये डायरेक्टली मेम्ब्रेन के थ्रू होकर जाता है, जबकि यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोटीन होती है, प्रोटीन के थ्रू होकर के जाता है। सिमिलरिटीज क्या है, दोनों ही टाइप्स के जो मतलब ट्रांसपोर्ट हैं, ये आपके किसके एग्जांपल हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट के। मतलब देयर इज नो इनपुट ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, राइट। सो यहाँ पे भी आपको लिखे रखा है डाउन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। यहाँ पे भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डाउन में ही जाएगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। इसके बाद तीसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का टाइप, दैट इज द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जहाँ कहीं पे भी बात अगर एक्टिव किया जाती है, इसका मतलब हो जाता है कि वहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में होगा। मतलब अब कहाँ पे फ्लो होगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। तो मतलब अगर आप यहाँ पे ऐसे समझिए लो और हाई को, अगर आप यहाँ पे हैं, अगर आपको नीचे की तरफ आना है तो आपको एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपना आप आसानी से, अगर आप साइकिल पे हैं या बाइक पे हैं, तो साइकिल का सिर्फ अपना आपको स्टैंड सही रखना है, आपको हैंडल संभालना होगा, आप आसानी से क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे। मतलब यहाँ पे एनर्जी लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे हैं और आपको यहाँ की तरफ जाना है तो डेफिनेटली आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। अगर आप साइकिल से हैं तो आपको पैडल मारना पड़ेगा, बाइक से हैं तो एक्सीलरेटर आपको तेज करना पड़ेगा। यही बात यहाँ पे भी आपको बताई जा रही है। ये लो कंसंट्रेशन है, ये हाई कंसंट्रेशन है।
तो अगर आपको हाई से लो तरफ जाना है सो देयर इज नो नीड ऑफ एनर्जी, बट आपको लो से हाई तरफ जाना है तो आपको यहाँ पे एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो सॉल्यूट के ट्रांसपोर्ट में भी यही होता है कि जब कभी भी ट्रांसपोर्ट आपका लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अगर होने की जरूरत पड़ती है तो उस कंडीशंस में एनर्जी खर्च होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और ऐसे टाइप के ट्रांसपोर्ट को आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ड्रिवन बाय द एटीपी। अगेंस्ट का मतलब क्या हो गया कि अभी तक जो हायर से लोअर हो रहा था, अब यहाँ पे क्या होगा, लो से हाई हो जाएगा। और ऐसा कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कौन देगा, दैट इज द एटीपी। एटीपी कन्वर्ट किस में हो जाएगा, पीआईबीस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में और एडीपी में, और तब ये सोल्यूट पार्टिकल क्या होगा, आउटसाइड से इनसाइड में चला जाएगा। यहाँ जाने के लिए भी आपके यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पाई जाती है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू ही क्या होगा यहाँ पे भी देखने को मिलता है। सेकेंडरी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें डायरेक्टली आपका एटीपी का कंजप्शन नहीं होता है। मतलब अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा एनर्जी को यूज करता है, तो आप क्या आंसर करोगे? No, sir. ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब लोअर क्लासेस में हालांकि ये इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब एटीपी होता है या एनर्जी होती है, एनर्जी खर्च होती है। लेकिन अभी आप यहाँ पे समझेंगे कि प्राइमरी ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट में क्या है। कि प्राइमरी ट्रांसपोर्ट जो कि एटीपी डिपेंडेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके ट्रांसपोर्ट होने से दूसरा वाला मॉलिक्यूल जो आपका यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रही है, उसके ग्रेडियंट से जो एनर्जी रिलीज होती है या बनती है, वो एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स को लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में क्या करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो सेकेंडरी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें डायरेक्टली एटीपी का कोई कंजप्शन नहीं होता है। उसके लिए जो एनर्जी का सोर्स है वो प्राइमरी ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट हुआ जो मॉलिक्यूल्स होता है, उस मॉलिक्यूल्स का जो ग्रेडियंट एनर्जी होती है वो यहाँ पे क्या आता है, काम आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिख रखा है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ड्रिवन बाई आयन मूविंग डाउन इट्स ग्रेडियंट। जो आयंस मूव कर रहे होते हैं प्राइमरी ट्रांसपोर्ट में अपने ग्रेडियंट्स के, मतलब कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ में, उनके ग्रेडियंट से क्या होगा, वहाँ पे एनर्जी जनरेट हो जाती है। जैसे यहाँ पे इस फिगर में आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि ये जो आयंस हैं, ये आयंस क्या कर रहे हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे होते हैं। इनका यहाँ पे क्या है, हाई कंसंट्रेशन है, ये यहाँ पे क्या है, लो कंसंट्रेशन है। ये सोल्यूट पार्टिकल का यहाँ पे क्या है, लो कंसंट्रेशन है, यहाँ पे क्या है, हाई कंसंट्रेशन है। तो इस आयन के ग्रेडियंट से, मतलब इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की एनर्जी के फ्लो में ये वाला मॉलिक्यूल भी क्या करता है, पास आउट हो जाता है। तो इस टाइप के, मतलब सेकेंडरी टाइप के एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डायरेक्टली आपका एटीपी का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। और ये एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो एक टाइम में दो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होगा। एक आयन जो कि हायर कंसंट्रेशन में होंगे, हायर से लोअर तरफ जाते हैं, और इन्हीं के ग्रेडियंट एनर्जी से ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तरफ भी क्या करता है, मॉलिक्यूल मूव कर जाता है। तो ऐसे टाइप के एक्टिव ट्रांसपोर्ट को आप सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, मतलब कि ये चौथा नंबर था। पांचवा जो आपको यहाँ पे दिखाया दे रहा है दैट इज आयन चैनल। आयन चैनल में क्या होंगे, आयन मॉलिक्यूल्स जाते हैं, चैनल प्रोटीन्स होती हैं। हर एक स्पेसिफिक, जैसे क्लोराइड आयन है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, कैल्शियम आयन है, फॉस्फेट आयन है, इन सभी आयंस को जाने के लिए अलग अलग चैनल प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और ये डाउन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, मतलब ये भी बेसिकली एक तरीके का पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। मे बी ये क्या हो सकते हैं, दैट इज गेटेड हो सकते हैं, या लाइगेंड या आयन हो सकते हैं। मतलब इनके थ्रू जो जाएगा, ये जो प्रोटीन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तो हो सकता है गेटेड आयन चैनल हो, या फिर लाइगेंड आयन हो, या फिर आयन हो, किसी भी तरीके के हो सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट इनका यही रहेगा कि यहाँ पे एक प्रोटीन इन्वॉल्व होगी, और इस प्रोटीन के थ्रू, मतलब हर एक आयन के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन होती है। ठीक है। और ये आयन हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। इसके बाद है आपका आयनोफोर। आयनोफोर स्पेसिफिक टाइप के मतलब कि ट्रांसपोर्टर होते हैं, जो कि
मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, थोड़ा सा डाइल्यूट कर देते हैं, मतलब लीक कर देते हैं, जिससे कि कोई चीज़ जो है वो ट्रांसपोर्ट कर जाती है। जैसे आपने पढ़ा था कहाँ पे, दैट इज रेस्पिरेशन में या फिर फोटोसिंथेसिस में, वहाँ पे आयनोफोर का काम होता है लीकेज कर देने के लिए। तो आयनोफोर मीडिएट का आयन का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, डाउन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, मतलब यहाँ पे भी लो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आपको देखने को मिलता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका आयन है, आयन ने जाकर क्या किया, मेम्ब्रेन में यहाँ पे डिपॉजिट हो गया है, तो इसके लीकेज की मतलब ये जाकर डाइल्यूट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लीकेज हो जाती है, तो चीज़ें आराम से आसानी से क्या होती हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। तो इसको आप बोलते हैं दैट इज द आयनोफोर मीडिएटेड। सो किसी भी टाइप के सेल्स में यही 6 पॉसिबल रूट हैं या मेथड हैं जिसके थ्रू मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या होता है, मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। सो अगर आप सर ये लीकेज चैनल है, आयनो 4 जो दे रखी है। क्या हुआ, सर ये लीकेज चैनल को ही आयनो 4 बोलते हैं। लीकेज चैनल, हाँ लीकेज चैनल जैसा कुछ होता तो नहीं है वैसे, मतलब टेक्निकली आयन चैनल होते हैं, गेटेड चैनल होते हैं। लीकेज ये मतलब कि जो आयंस होते हैं, आयनोफोर का मतलब होता है ऐसे कोई आयन या ऐसे कोई मॉलिक्यूल जो कि मेम्ब्रेन में जाकर के लीक कर देते हैं, जिससे कि यहाँ का जो मटेरियल होगा ये अपने ग्रेडियंट के अकॉर्डिंगली क्या करेगा, लीक कर जाता है। इसी को ही आप आयनोफोर बोलते हैं। सर वो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में पढ़े थे मैं, लीकेज चैनल होते हैं, सोडियम लीकेज चैनल और पोटेशियम लीकेज चैनल। वो धीरे धीरे मतलब सोडियम पोटेशियम मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं बिना एनर्जी कंज्यूम किए। हाँ, मतलब कि उनका ट्रांसपोर्ट, जैसे नॉर्मली आयन जो होते हैं उन आयंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी चैनल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो आयनोफोर होते हैं वो मेम्ब्रेन को ही क्या करते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं, मतलब उनके बीच में स्पेस क्रिएट कर देते हैं। उस आयनोफोर के थ्रू क्या करेगा, कोई मॉलिक्यूल्स पास कर जाता है। तो उसको आप बेसिकली यहाँ पे लीकेज का ही प्रॉपर्टी होती है, तो मे बी अगर टर्म आपने पढ़ रखा है लीकेज ट्रांसपोर्ट तो हो सकता है वही हो, बट ऐसा कुछ टर्म्स देखने को तो नहीं मिलता कि लीकेज चैनल हो या लीकेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो। सर ये जो लीकेज करता है उसी को ही आयनोफोर कहते हैं। हाँ, आयनोफोर मतलब कोई एक मॉलिक्यूल है जो कि मेम्ब्रेन में जाकर के डाइल्यूशन करेगा, मतलब उसको लीक कर देता है। मेम्ब्रेन के थ्रू जो चीज अभी पास आउट नहीं हो रही थी, पास आउट होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ठीक है। सो यहाँ पर आपने देखा जितने भी 6 टाइप के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उनको ब्रॉडली 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो पैसिव और दूसरा आपका एक्टिव। मतलब कि 6 में से 4 आपके कैसे हैं, पैसिव टाइप के हैं, और 2 कैसे हैं आपके एक्टिव टाइप के। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी जो ट्रांसपोर्ट है एक्टिव का वो एक्टिव है। बाकी आपके सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, आयन चैनल, आयनोफोर, ये सब आपने देखा कि डाउन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट या डाउन ग्रेडियंट के थ्रू हो रहा है, मतलब कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या है, मूवमेंट यहाँ पे होता है। बाकी आपके एक्टिव वाले में क्या होगा, लो से हाई होगा। ओके, सो सिंपल डिफ्यूजन क्या है, ये तो बहुत टाइम पहले ही आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है कि इसके थ्रू बेसिकली क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है उनके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंगली, जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ से लो कंसंट्रेशन पर क्या करते हैं, मूव करते हैं। द सोल्यूट moves by simple diffusion from the region of a higher concentration through the membrane to the region of lower concentration until the two compartment have equal solute concentration। याद रखिए कि यहाँ से सिर्फ आपके सोल्यूट पार्टिकल का ही मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि हाँ यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का भी क्या होगा, मूवमेंट होगा, सिर्फ सोल्यूट पार्टिकल का होगा, राइट। पैसिव मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल्स occur by the passive process of a diffusion और osmosis। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस 2 प्रोसेस हैं जिसके थ्रू सिंपल डिफ्यूजन हो सकता है, और मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे क्या होगा, दैट इज द हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होगा, मूवमेंट होगा। मेरा एक सवाल है आप सभी लोगों से, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग डिफ्यूजन की बात अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, सोल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट होता है, लेकिन अगर आप ऑस्मोसिस की बात करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, सर वाटर का सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की बात होती है। ठीक है, दोनों ही केसेस में क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही मूव करेगा। सवाल मेरा आप सभी लोगों से है, यहाँ पे मान लीजिए ये 2 कंपार्टमेंट हैं, दोनों कंपार्टमेंट का वॉल्यूम बराबर बराबर है। मान लीजिए ये भी 1 लीटर का वॉल्यूम है, ये भी 1 लीटर का वॉल्यूम है। यहाँ पे शुगर ऐड किया गया मान लीजिए 200 ग्राम, और यहाँ पे शुगर ऐड किया गया मान लीजिए 500 ग्राम।
मान लीजिए कंपार्टमेंट आपका ये ए है और ये कंपार्टमेंट आपका बी है। सवाल मेरा ये है कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस का डायरेक्शन क्या होगा, आइदर ए टू बी होगा या फिर बी टू ए A होगा। to B. सर 200 से 500 में A जाएगा। to A to B. सोच समझ के 200 बताइए, हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। तो A to B जाएगा बाद में पानी। आप ये रिग्रेट मत करना या एक्सक्यूज मत देना कि सर मैं तो जल्दी में बोल गया और समझ नहीं आया मुझे। सबका आंसर आपका ए टू बी है। यस सर। Yes sir. और अगर डिफ्यूजन की बात किया जाए तो B to A. तो सेमी परमीबल सर मेम्ब्रेन होनी चाहिए बीच में। सर Yes, sir. ऑस्मोसिस के लिए हाँ, तो ये वो जो ऑस्मोटिक यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है ये आपको मेम्ब्रेन ही आप मान लीजिए, एसपीएम ही है ये, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सर ऑस्मोसिस के लिए अगर वो ऑस्मोटिक जो मेम्ब्रेन रहेगा, ट्रांस मेम्ब्रेन जो चैनल रहेगा वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर देके तो वो शायद ऑस्मोसिस के यहाँ लिए तो पे ऑस्मोटिक ये प्रेशर। जो आपको दिखाई दे रहा है ये बीच में वर्टिकल लाइन रेड वाली, ये एसपीएम ही है। अब आप बताइए, वॉल्यूम दोनों में बराबर है, सिर्फ शुगर का कंटेंट अलग अलग है। सवाल पूछने का सिर्फ एक पर्पज है मेरा कि क्या डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की प्रोसेस का डायरेक्शन सेम हो सकता है या सेम होता है। अपोजिट होगा सर इसमें। क्या किसी कंडीशन में ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का डायरेक्शन सेम हो सकता है। नहीं होगा सर। सर वो सर ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का वो सेम डायरेक्शन में हो सकता है अगर वो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस में अगर ऑस्मोटिक प्रेशर डाला जाए तो। हाँ, तो वो तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगी ना। रिवर्स ऑस्मोसिस एक्चुअली डिफ्यूजन ही है। जो आरओ का पानी फिल्टर आपका तो हो नहीं रहा है। हो सकता फिर तो नहीं होना चाहिए। चलिए, वेरी गुड। तो अभी आप इस फिगर के हेल्प से और जो दिए गए दो ऑप्शंस हैं ए टू बी और बी टू ए, अगर आपको इसमें सही कॉम्बिनेशंस बनाना हो कि ए टू बी, बी जो एरो है वो डिफ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है ऑस्मोसिस को, और बी टू जो ए है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप क्या बताएंगे। सर A to B ऑस्मोसिस। ए टू बी सर ऑस्मोसिस एक बार और बी टू ए डिफ्यूजन। Yes, sir. यस सर। सबको B2A इस तरह कोई डिफ्यूजन और कंफ्यूजन तो नहीं है। A2B नो सर B to A डिफ्यूजन। ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि किसी टॉपिक पे सब लोगों की एक ही मत है भाई, ये गलत बात है। कोई तो हो जो विरोध करे इस चीज का, है कोई। सब होशियार हो गए हैं सर। अरे है सर कोई अनोखा जो मेम्ब्रेन जो वाला डाउट जो विरोध सर कर। मुझे सिर्फ मेम्ब्रेन वाला डाउट हो गया। सेमी परमीबल मेम्ब्रेन में तो डिफ्यूजन तो सर मेम्ब्रेन के थ्रू। अर्चना, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है मुझे, अगर किसी को सुनाई दे रहा है तो अलग बात है। बोलिए बोलिए, फट जल्दी बोलिए। सर उन्हें कुछ डाउट है, वो बोल रही हैं कि B to A डिफ्यूजन कैसे सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, ऐसा कुछ बोल रही थी। मतलब डिफ्यूजन के लिए एसपीएम का होना जरूरी नहीं होता है, ये एसपीएम लिख रखा है ऑस्मोसिस को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर उनका डाउट ये है कि डिफ्यूजन के लिए ऐसा होना चाहिए तो उसके लिए वो जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे बी टू ए क्यों हो रहा है, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि यहाँ पे 500 ग्राम क्या है, सोल्यूट पार्टिकल है, तो सोल्यूट का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे सिर्फ 200 ग्राम है। तो सोल्यूट पार्टिकल यहाँ से क्या करेगा, यहाँ मूव करेगा। ऑस्मोसिस के केस में वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है, तो ये वाला कंसंट्रेशन लो है और ये कंसंट्रेशन हाई है, तो लो कंसंट्रेशन में वाटर पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वाटर पोटेंशियल जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से लो पोटेंशियल तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। इसलिए ये रिप्रेजेंट करेगा ऑस्मोसिस को और ये रिप्रेजेंट करेगा डिफ्यूजन को। ठीक है, यस सर। चलिए, ओके। सो फैसिलिटेड डिफ्यूजन, जिसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये भी एक सिंपल डिफ्यूजन ही है। यहाँ पे भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तरफ मूवमेंट होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पे प्रोटीन मेडिएटेड होंगे, मतलब कोई एक ट्रांसपोर्टर चाहिए होगा उस आयंस को या मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए। कैरियर प्रोटीन हो सकते हैं, चैनल प्रोटीन हो सकते हैं, किसका क्या एग्जाम्पल है, और इस तरीके से आपका यहाँ पे ये दिखाई देगा। तो मतलब ये
जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है ये आपका ट्रांसपोर्टर है, और इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू किसी एक पर्टिकुलर आयन का क्या हो रहा है या मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है, दैट इज डिफ्यूजन हो रहा है, मीन्स ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो ऐसे टाइप के डिफ्यूजन को आप फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। तो ट्रांसपोर्टर्स span the light lipid bilayer several times forming a transmembrane pathway linked by the hydrophilic amino acids साइड चेन। मतलब आपको बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं वो लिपिड बाई लेयर्स को सेवरल टाइम क्या करते हैं, पास करते हैं, और जिससे कि एक पाथवे बनाते हैं, और उस पाथवे के थ्रू कोई मॉलिक्यूल क्या करेगा, पास आउट करेगा। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द पोलर मॉल कंपाउंड एंड आयंस बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव पाथ अक्रॉस द मेम्ब्रेन फॉर द स्पेसिफिक सॉल्यूट। सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होंगे उनके लिए क्या हो सकता है, ये वाला जो ट्रांसपोर्टर है वो कोई कैरियर प्रोटीन हो सकता है या फिर चैनल प्रोटीन हो सकता है। कैरियर प्रोटीन्स जो होंगे किसके लिए होंगे, फॉर मॉलिक्यूल्स एंड आयन बाइंड देयर सबस्ट्रेट विद द हाई स्पेसिफिसिटी लाइक एज catalyzed transport at rate well below to the limit of free diffusion and are saturable in the same sense एज आर द एंजाइम्स। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वो फैसिलिटेड डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है, और फैसिलिटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन उसके लिए ट्रांसपोर्टर है जो जिसके थ्रू क्या हो रहा है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। मतलब ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से एंजाइम मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट से सैचुरेट हो जाते हैं वैसे ही कैरियर प्रोटीन भी सैचुरेट हो जाता है। मतलब अगर इस कैरियर प्रोटीन से एक साथ में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अगर आप ट्रांसपोर्ट कराने की कोशिश करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इसकी जो लिमिट होगी, मतलब सपोज कीजिए कि इस कैरियर प्रोटीन से 2 मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। आपके पास यहाँ पे 50 मॉलिक्यूल, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जाएगा यहाँ पे सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल। इसका ये सैचुरेशन लिमिट है। जिस तरीके से आपका एंजाइम सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ाने से एक टाइम आता है कि सैचुरेट हो जाता है, अब सैचुरेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे ही यहाँ पे भी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि कैटलाइज्ड ट्रांसपोर्ट एट रेट्स बिलो वेल बिलो द लिमिट्स ऑफ फ्री डिफ्यूजन। मतलब फ्री डिफ्यूजन के कंपैरेटिवली इसका जो रेट होगा वो क्या होगा, कम होगा, लेकिन ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा और ज़्यादा स्पेसिफिक होगा एज कम्पेयर टू द फ्री डिफ्यूजन के। ठीक है, तो रेट तो कम होगा क्योंकि यहाँ पे चैनल के थ्रू होके जा रहा है, लेकिन वहाँ पे बाइंडिंग जो होगी या जो मॉलिक्यूल्स का पास आउट होगा वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होगा। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ये तो एग्जाम्पल फ्री डिफ्यूजन मतलब बिना कोई प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट। हाँ, जो सिंपल डिफ्यूजन जिसको आप बोलते हैं, अच्छा अच्छा ठीक। सिंपल डिफ्यूजन का रेट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पास आउट पर मिनट और पर आवर। अगर 1 मिनट में अगर आप 1 मिनट टाइम का बात करते हैं तो उसकी रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी। सवाल आपसे जो पूछे जाते हैं उनको आप ध्यान दीजिए। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट या ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होने के लिए कौन से टाइप का ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व होता है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इस तरीके से आपको पूछे जाते हैं। तो आप याद रखिए ये वाले ऑप्शंस को कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, और अगर उसमें भी अगर स्पेसिफिक बात करें तो उसके लिए जो ट्रांसपोर्टर होगा वो कैरियर प्रोटीन होगा। Channel protein generally allow transmembrane movement of ions at a rate that are order of a magnitude greater than that those typically transporters। मतलब अगर आप इन चैनल और कैरियर प्रोटीन्स की बात अगर आप करेंगे तो इसमें चैनल प्रोटीन्स का रेट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द कैरियर प्रोटीन्स के। लेकिन अगर आप फ्री डिफ्यूजन की बात अगर आप करेंगे या सिंपल डिफ्यूजन का, तो उसके कंपेरेटिवली क्या होगा, लो होगा। मतलब ऑर्डर आपके पास क्या बनेगा, सिंपल डिफ्यूजन सबसे हाईएस्ट होगा, देन इसके बाद आपके पास क्या होगा, चैनल प्रोटीन्स होगा, देन फिर इसके बाद क्या होगा, कैरियर प्रोटीन्स होगा। ये आपके ऑर्डर बनेंगे। रेट सबसे ज़्यादा इनका होगा, फिर इसका होगा, फिर सबसे स्लोएस्ट ये वाला होगा। सो एक्वापोरिन सबसे फेमस आपका एग्जांपल है जो कि चैनल प्रोटीन है जिसके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। वाटर मॉलिक्यूल भी आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होगा, उसके लिए कोई एटीपी की खर्च नहीं पड़ती है, लेकिन एक प्रोटीन के थ्रू होकर जाता है, ट्रांसपोर्टर के थ्रू, जिसको कि आप बोलते हैं एक्वापोरिन। और ये एग्जांपल किसका है, चैनल प्रोटीन्स का। तो ग्लूकोज एक कैरियर प्रोटीन के थ्रू होकर जाता है, वाटर एक चैनल प्रोटीन के थ्रू होकर जाता है। ग्लूकोज के लिए जो ट्रांसपोर्ट है उसको बोलते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, और वाटर के लिए जो ट्रांसपोर्ट है उसको बोलते हैं एक्वापोरिन। सबसे ज़्यादा स्टडी किया जाने वाला ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या फिर कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टर के रूप में देखा जाता है। बहुत ज़्यादा हाईली इसके ये बारे में स्टडी की गई, और ये सभी में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया हो, प्लांट हो या फिर एनिमल हो, सब जगह पे रिपोर्ट देखने को मिलता है एक्वापोरिन के बारे में।
तो कभी-कभी तो आपको डायरेक्टली यही पूछ देता है कि एक्वापोरिन इज़ व्हाट? मतलब है क्या ये? एक्वापोरिन कोई प्रोटीन है, एक्वाप्रोटीन कोई क्या है? तो आप इसको समझिए कि एक्वापोरिन प्रोटीन एक ट्रांसपोर्टर है। किसके लिए? वाटर के लिए। किस टाइप का? चैनल प्रोटीन टाइप का। ठीक है? यहाँ पर आपको दे रखा है आयन चैनल का कि किस तरीके से आयन चैनल होते हैं। यहाँ पे सिंगल गेटेड दे रखा है, ये क्लोज दिखा रहा है कि मतलब जो गेट आपका क्लोज्ड होगा तो मॉलिक्यूल्स आपका जो आ चुका है वो अंदर रहेगा, बाहर वाला बाहर रहेगा। ओपन के फॉर्म में क्या होगा, यहाँ पे मूवमेंट होगा, मतलब अक्रॉस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो आयन चैनल जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें दो तरीके का होगा, एक तो गेटेड होगा और एक तो नॉर्मल होता है। तो गेटेड वाले में क्या होगा, गेट लगा रहेगा, जिस तरीके से कि अगर वो क्लोज्ड होगा तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, और अगर ओपन फॉर्म में होगा तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलेगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको पहले ही बता दिया कि इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है। एग्जाम्पल आप याद रखिए, सोडियम पोटेशियम पंप सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, और यहाँ पे इस तरीके से सोडियम पोटेशियम का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या है, एग्जाम्पल है। सॉरी, ओके। यहाँ पे ये फिगर आपको दिखाता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को, जो कि बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये जो आपके लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये सोलिड पार्टिकल आया, इसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बन जाने की वजह से अब ये दूसरा मॉलिक्यूल जो कि लो कॉन्सेंट्रेशन में है ये भी क्या होगा, आपका यहाँ की तरफ क्या करेगा, मूव कर जाता है। तो ये जो आयंस हैं जो कि प्राइमरी ट्रांसपोर्ट के थ्रू होकर के क्या हुए हैं, ट्रांसपोर्ट हुए हैं, इनके ग्रेडियंट से जो एनर्जी ड्राइव होती है उसी एनर्जी से सेकेंडरी वाला मॉलिक्यूल क्या होगा, आपका ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जिसको कि बेसिकली आप बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो प्राइमरी और सेकेंडरी का दोनों एग्जांपल आपको पहले ही आपको इसके बारे में बता दिया, और यहाँ पे तो आप सेकेंडरी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो एटीपी इंडिपेंडेंट है ना, वो मतलब उसमें एटीपी का उसमें तो एनर्जी। उसमें एटीपी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यही तो मैं आपसे बोल रहा था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज नॉट ऑलवेज एटीपी ड्रिवन। ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी विदाउट एनर्जी का हो सकता है, मतलब विदाउट एनर्जी भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है। अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट नॉट पॉसिबल विदाउट एनर्जी या टीपी कंजप्शन, तो आप उसको इंटर क्रॉस कर सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, और आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ आप ये आपके काम करनी है। ओके, यहाँ पे आपके जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाले पोर्शंस होते हैं या फिर नॉर्मली जो आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ाए गए हैं उनके बारे में आप देखिए कि किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। सिम पोर्ट, एंटी पोर्ट और यूनिपोर्ट, उनका क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये फिगर से आप समझने की कोशिश कीजिए। सिम पोर्ट या यूनिपोर्ट या एंटी पोर्ट का क्या मतलब है। यूनिपोर्ट का मतलब होता है कि जब किसी एक चैनल प्रोटीन से कोई एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल क्या हो, पास आउट हो मेम्ब्रेन से, तो उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द यूनिपोर्ट बोलते हैं। सिम पोर्ट का मतलब क्या हो जाता है, सेम चैनल प्रोटीन से कोई दो डिफरेंट मॉलिक्यूल सोलिड के क्या हो, आपके पास आउट हो, उसको आप बोलते हैं सेम डायरेक्शंस में। ये भी याद रखिए, दो डिफरेंट सॉलिड पार्टिकल सेम डायरेक्शंस में विद अ सिंगल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, तो उसको आप बोलेंगे सिम पोर्ट। एंटी पोर्ट का मतलब हुआ कि सिंगल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होगी, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे और दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये स्टेटमेंट के बेसिस पे आपसे सवाल दिया जाता है और उनके नाम पूछे जाते हैं कि किस टाइप का रिप्रेजेंट करता है। सिम पोर्ट को एंटी पोर्ट को मिला करके को ट्रांसपोर्ट बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे साथ साथ दो चीज़ों का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। सिम पोर्ट में दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का सेम डायरेक्शंस में, एंटी पोर्ट में दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का अपोजिट डायरेक्शंस में। यहाँ पे आप देखिए सिम पोर्ट के बारे में दे रखा है कि इन कपल ट्रांसपोर्ट इफ टू मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द सेम डायरेक्शंस, लाइक एज अपटेक ऑफ ग्लूकोज एंड सोडियम आयन। ग्लूकोज का और सोडियम आयन का ट्रांसपोर्टेशन एक साथ में होता है, जो कि सिम पोर्ट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक S1 क्या है, आपका ग्लूकोज है, और दूसरा क्या है, आपका सोडियम आयन है। ये दोनों ही मॉलिक्यूल आपके अलग अलग हैं और एक ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम से क्या कर रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं। इसको आप बोलते हैं दैट इज द सिम पोर्ट। तो एग्जाम में आपके ये एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं कि कौन कौन सा कॉम्बिनेशन सिम पोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। एंटी ट्रांसपोर्ट मतलब बताया जा रहा है कि इफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट ऑफ टू मॉलिक्यूल्स इन द अपोजिट डायरेक्शंस। कौन कौन से मॉलिक्यूल, एक सोडियम आयन है और एक कैल्शियम आयन है, बाई सोडियम कैल्शियम ट्रांसपोर्ट, एंटी ट्रांसपोर्ट।
तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि एक आपका क्या है, सोडियम है, मान लीजिए S1 क्या है आपका, सोडियम आयन है, और S2 क्या है आपका, दैट इज द कैल्शियम आयन है। तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि अपोजिट डायरेक्शन से मूव करेंगे, उनको आप क्या बोलेंगे, दैट इज द एंटी ट्रांसपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दैट इज द यूनिट ट्रांसपोर्ट, while facilitate diffusion transports only single molecule, for example glucose, it is known as a unipole। तो सिंगल मॉलिक्यूल का एक डायरेक्शन में अगर आपका दैट इज ट्रांसपोर्टेशन होगा तो आप क्या बोलेंगे, यूनिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये सोडियम पोटेशियम का जो पंप का आपका फिगर है, इससे सवाल बड़ा फ्रिक्वेंटली बनता है, खास करके ये आयन से, कि एक सोडियम पोटेशियम पंप से कितने सोडियम बाहर जाते हैं और कितने पोटेशियम अंदर आते हैं। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बाहर की तरफ क्या होता है आपका, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, मतलब सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बाहर में क्या होता है, हाई होता है, और अंदर में क्या होता है, लो होता है। यहाँ पे आप देखिए सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 12 मिलीमोलर, और जबकि अगर आप यहाँ बाहर देखेंगे तो सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 145 मिलीमोलर। ठीक है, तो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन, तो एटीपी के ड्रिवन से सोडियम पोटेशियम के कंडीशन के पंप में क्या होगा, 3 सोडियम क्या होते हैं, आउटवर्ड मूव करते हैं, और 2 पोटेशियम क्या होंगे आपके, दैट इज द इनवर्ड मूव करेंगे। पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा यहाँ पे, दैट मीन्स इन साइड में क्या होगा, ज़्यादा होगा, और आउट साइड में क्या होंगे, कम होंगे। तो 3 सोडियम आयन का अंदर से बाहर की तरफ जाना, और 2 पोटेशियम आयन का बाहर से अंदर की तरफ आना, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यही आपसे पूछ दिए जाते हैं। ये नंबर आपको याद रखना है, क्योंकि ये नंबर ही आपको अल्टर कर देता है कि 3 सोडियम अंदर जाएगा, नंबर नहीं अल्टर करेगा तो आपका डायरेक्शन अल्टर कर देगा कि 2 पोटेशियम अंदर जाएगा या 2 पोटेशियम बाहर जाएगा, या 3 पोटेशियम अंदर जाएगा, सोडियम अंदर जाएगा, या 3 सोडियम बाहर जाएगा। इस तरीके के स्टेटमेंट दे देते हैं। तो आपको याद रखना है 3 सोडियम आउटवर्ड, 2 पोटेशियम इनवर्ड। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। ये सोडियम पोटेशियम पंप का एक बार का जो एटीपी आपका एक खर्च होती है, तो उस एटीपी के खर्च होने से यहाँ पे आयंस का मूवमेंट होता है। 3 सोडियम आपका बाहर जाएगा और 2 पोटेशियम आपके अंदर आएंगे। सो आपने यहाँ पे देखा दैट इज सिम पोर्ट, यूनिपोर्ट और एंटी पोर्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, सोडियम पोटेशियम पंप में क्या चीज़ होता है, ये सारी चीज़ें आपने देख लिया। सो इस तरीके से बेसिकली आपका सेल का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो पूरी तरीके से फिनिश हुआ। इसमें आपने पढ़ा कि सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी और सेकेंडरी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, और किस तरीके से सिम पोर्ट, यूनिपोर्ट और एंटी पोर्ट जो है वो काम करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक क्लास में आपका पूरा का पूरा जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो कवर कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग अगले टॉपिक के साथ।